डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर किया जनता दर्शन। लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जन जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश। जनता दर्शन में जमीन जायदाद के विवाद, पुलिस से जुड़े मामले, इलाज के लिए आर्थिक मदद, राजस्व, पेंशन, आवास और रोजगार से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई। योगी के मंत्री अनिल राजभर ने गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड मामले में मुस्लिम समाज को दी नसीहत। बकरीद पर दोस्ती के बहाने बुलाकर हत्या से भाईचारा हुआ प्रभावित। मुस्लिम समाज को गंभीर चिंतन की जरूरत। देवरिया में खनुआ नदी संरक्षण अभियान में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खुद संभाली कमान। मंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों और अधिकारियों संग नदी की सफाई में लिया हिस्सा। लोगों से नदियों को स्वच्छ रखने की अपील। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज का ज्वलंत मुद्दा मोदी सरकार के 12 सालों के सुशासन का उत्सव और राज्यों में लागू होता कट्टर राष्ट्रवाद का मॉडल आज चर्चा में है। असल में 10 साल के बाद 12वां साल मोदी के लिए बेहद अहम है और 10 तारीख यानी 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर दोनों मुख्यमंत्रियों यानी सीएम योगी और सीएम धामी द्वारा जारी साझा गौरव गाथा बयान बेहद अहम है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। लेकिन सबसे पहले बात मोदी के नए रिकॉर्ड की। 10 जून 2026 के इस ऐतिहासिक दिन पर पीएम मोदी लगातार पद पर बने रहते हुए अपने 4399 दिन पूरे कर लेंगे और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 62 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। भारत के पहले आम चुनाव यानी 1952 के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार 4398 दिनों यानी 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे। 10 जून को पीएम मोदी इस संख्या को पार कर जाएंगे। पीएम मोदी का 12 सालों से अधिक का कार्यकाल हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक वे लगातार इसी पद पर बने हुए हैं। इससे पहले साल 2025 में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ा था। पंडित नेहरू का कुल मिलाकर 6130 दिनों का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से लेकर पहले आम चुनाव तक यानी 13 मई 1952 तक उनका कार्यकाल लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के रूप में नहीं था। इसीलिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होकर लगातार सरकार चलाने के मामले में पीएम मोदी अब शीर्ष पर आ रहे हैं। यह उपलब्धि मतदाताओं की संख्या यानी 17 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ से अधिक होने और राजनीतिक दलों की भागीदारी 53 से बढ़कर 744 होने जैसे कड़े चुनावी परिदृश्यों के बीच हासिल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के 12 सालों के कार्यकाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरव गाथा की सराहना करने वाला साझा बयान जारी किया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विश्वास के पुनर्जागरण को रेखांकित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को सराहा, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में डबल इंजन की सफलता को लेकर एक नई बहस छोड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज आधिकारिक बयान जारी कर पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल को गरीब कल्याण और अंत्योदय का स्वर्णिम काल बताया। अंत्योदय मतलब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की प्रमुखता बताया और कहा कि उसके लिए यह स्वर्णिम काल है, मोदी काल स्वर्णिम काल है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान,
हर घर जल जैसी योजनाओं के जरिए देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया है। यूपी और उत्तराखंड ने इस सुशासन को जमीन पर उतार कर दिखाया है। सीएम धामी ने जहां जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया तो योगी ने सुरक्षा और आर्थिक क्रांति की बात की है। जहां योगी आदित्यनाथ यूपी में अपनी सख्त कानून व्यवस्था और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए जाने जाते हैं, वहीं धामी सरकार ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करके जुलाई 2026 से सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा यानी एनईपी में जोड़ने का ऐतिहासिक कानून पास किया। इसके साथ ही यूपी के गाजियाबाद में 2 और मदरसों को सील किए जाने और उत्तराखंड में अवैध धार्मिक अतिक्रमणों पर धामी सरकार के लगातार चल रहे बुलडोजर एक्शन पर दोनों राज्यों की राजनीति उबल रही है। इसके अलावा सीएम धामी के 4 धाम और तीर्थस्थलों में गैर हिंदुओं की प्रवेश को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर भी गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। हिंदुत्व के समर्थक इसे शिक्षा के आधुनिकीकरण, कानून के राज के रूप में योगी धामी मॉडल की समानता के रूप में देखते हैं, वहीं विपक्ष इसे एक तरफा कार्रवाई और ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बायन जी, कांग्रेस प्रवक्ता मान सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार राकेश त्रिपाठी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निपुण जी, पहला सवाल आपसे। पीएम मोदी के लगातार 3 बार पूरी तौर पे या गठबंधन के जरिए जनादेश पाने के पीछे वोटर बेस का सामाजिक और इंजीनियरिंग बदलाव क्या हुआ है? जी देखिए, अगर हम देखते हैं कि पीएम मोदी की अगर हम देखते हैं तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, तो ये बात सही है कि एक विकास की राजनीति भी पीएम मोदी ने की है और उससे एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है उनसे जुड़ा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो एक ओबीसी वोट बैंक को पहले माना जाता था कि बीजेपी से दूर रहता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। और देखिए, हर चुनाव में कुछ अलग ही चीजें, जैसे हम देखिए पहला चुनाव था, सेकंड चुनाव था, वहां पर एक अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। और हम देखें जो एक SC/ST वर्ग में था, उसका भी एक बड़ा वोट बैंक जो था वो बीजेपी को मिला। हालांकि अब हम देखें कि एसपी का जो वोट बैंक SC कम्युनिटी का वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के पास से उतना नहीं जुड़ पाया बाद के वर्षों में, पर ST, OBC और जनरल, ये 3 कम्युनिटी ऐसी रही जो स्टार्टिंग से लेके पीएम मोदी के साथ जुड़ी रही। और निश्चित रूप से देखिए, एक जो इमेज बनी है भारत की, चाहे वो इंटरनेशनल इमेज हो या नेशनल इमेज हो, हम ये तो कह ही सकते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से डेवलप हुआ इन पिछले 12 सालों में, ऐसा पहले हमको देखने को नहीं मिला। जिधर जाए उधर आपको पहले देखने को नहीं मिला। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी 12 सालों से लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये बेहद बड़ी बात है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी, जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि कास्ट पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति पर हावी रही है, लेकिन ओबीसी के भीतर भी अति पिछड़ा खोजने की कोशिश, दलितों में भी अति पिछड़ा दलित खोजने की कोशिश, यानी वो जातियों के ऊपर जो पॉलिटिक्स की जाती थी, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ यादव और कुर्मी वोटरों को ही ओबीसी मान लिया जाता था। ऐसे ही गुजरात की बात की जाए तो पटेल को ही मान लेते थे। लेकिन मोदी काल में इसमें काफ़ी अंतर आया है। अब सवाल उठता है कि अब मोदी कार्यकाल में एक और वर्ग जुड़ा है जिसको लाभार्थी वर्ग कहते हैं। यह गैर जातिगत वोटर बैंक तैयार हुआ है। इस कार्यकाल के दौरान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक सशक्तिकरण के कॉम्बिनेशन ने विपक्ष के जातिगत जनगणना और क्षेत्रीय गठबंधनों के नैरेटिव को वैचारिक स्तर पर कैसे बेअसर किया है? राकेश जी। देखिए प्रसून जी, आप समाजवादी पार्टी के शासन की बात करें, यूपी की अगर बात करें, आप देखें तो बैकवर्ड में आते हैं तो बहुत सारी जातियां आती हैं, लेकिन आप उसमें देखें तो 2 ही सशक्त जातियां हैं और वो है यादव और कुर्मी। तो मुझे ये कहना है कि एक्चुअली क्या होता है
क्या होता है कि सीटें चाहे जितनी हो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, लेकिन उसका लाभ यादव ही पाते हैं। 11% है, लेकिन लाभ उसका पूरा का पूरा 27% वही ले जाते हैं। ये कोशिश ये हो रही है कि दूसरी जातियां जो उसमें बहुत ज्यादा पिछड़ी हो उनको प्रश्रय दिया जाए, उनको भी ये सुविधा दी जाए। और आगे आने वाले सालों में आप देखेंगे कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा, मतलब जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी वो मिलेगी। यादव अगर 11% है तो 11% ही सीटें मिलेंगी। तो ये जिस दिन भरोसा हो जाए दूसरी अति पिछड़ी जातियों को, तो वो उस दिन मोदी के साथ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये काम हो चुका है, इसीलिए मोदी जी बने हुए हैं। मान सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। मान सिंह जी, क्या वास्तव में ग्राउंड लेवल पर यूपी उत्तराखंड का विकास मॉडल जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? तो सर, आपके सभी चैनल दर्शकों को और पैनलिस्ट में उपस्थित साथियों को मेरा नमस्कार। सर, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि विषय हमारा क्या है। विषय जो हमारा है, हम उस विषय से विषयांतर हो रहे हैं। हमारा विषय जो है वो 12 साल की गौरव गाथा का विषय है, और विषय हमने चुन लिया है जाति और धर्म। नहीं, गौरव जी, पहले हम सुन लीजिए। अभी गौरव जी भी प्रवक्ता हैं, गौरव मिश्रा जी भी हैं प्रवक्ता बीजेपी, और आप भी हैं मान सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस। आपको बता दूं कि 11 सालों की जो प्रचार हो रहा है, उसके कहा जा रहा है उसका आधार अगर देखना है तो यूपी और उत्तराखंड को देखना चाहिए। योगी मॉडल और धामी मॉडल की तर्ज पे इसको देखना चाहिए। यानी केंद्र की सत्ता को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि पूरे देश में अगर मॉडल देखना है तो देख लीजिए कानून का राज कैसे होता है, विकास कैसे हो रहा है। इसके कारण से बात हो रही है। जी, कानून का राज कहाँ पे? कानून का राज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कानून के राज की आप बात कर रहे हैं, तो एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए कि सबसे बदतर स्थिति अपराध में अगर किसी राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड इस समय उत्तराखंड मान सिंह जी, सुन तो लीजिए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो पुराने आंकड़े बता रहे हैं, आपको अपने आंकड़ों को। भारतीय जनता पार्टी के नेता रेप में एलिज्ड है और उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है, जिसके लिए पूरा प्रदेश सड़क पर था। ये कौन सा उत्तराखंड का मॉडल, उत्तर प्रदेश का मॉडल आप बता रहे हैं? उत्तर प्रदेश का मॉडल, आप उत्तर प्रदेश में एंकर महोदय, आपको मालूम है रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स उत्तर प्रदेश में दारू बेचकर सरकार पैसा उगाही कर रही है। एक्साइज टैक्स से सबसे ज्यादा धन आ रहा है। एक सरकार, कल्याणकारी सरकार, जो कि शुद्ध रूप से। मान सिंह जी, आप ऐसी बातें कह रहे हैं, दर्शकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं एक्साइज किसी भी राज्य का सबसे बड़ा आय का स्रोत होता है, जो सच्चाई है। श्रीमान जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मॉडल कौन सा दे रहे हैं? ये कौन सा बेहतर मॉडल है कि एक राज्य जो कि टोटली महाराष्ट्र जैसा राज्य क्यों एक्साइज पे डिपेंडेंट नहीं है? कर्नाटक जैसा राज्य एक्साइज पे क्यों डिपेंडेंट नहीं है? तमिलनाडु क्यों? अरे मान सिंह जी, अभी उत्तर प्रदेश भी नहीं है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप देखिए, सुनिए मेरी बात। अब आप चूंकि बोल रहे हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें। इस समय जो ढांचा बना हुआ उत्तर प्रदेश का, नोएडा सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला था मुंबई के बाद, उसके बाद अब गाजियाबाद भी आ गया है। दिल्ली से टक्कर ली जा रही है, मामला आर पार का है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, निवेश की भरमार हो रही है। आप अभी एक्साइज पे ही रुके हुए हैं, डाटा अपडेट करना चाहिए। सुन लीजिए मान सिंह जी मेरी बात। अगर आपने रोल मॉडल बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रोल मॉडल दिया जा रहा है, तो इन दोनों प्रदेशों में रोल मॉडल के लिए क्या है? आखिर ऐसा कौन सा आपने 8 सालों में, 10 सालों में, 12 सालों में आपने ऐसा कौन सा ट्रेमेंडस चेंज कर दिया जिसको आप रोल मॉडल बता रहे हैं? रेवेन्यू के लिए आप टोटली डिपेंडेंट केंद्र सरकार पर है। यहाँ पर आप स्टेट में आप एक्साइज से और दूसरा स्टाम्प से ले रहे हैं। स्टाम्प इस समय उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट पे इसका सर्वे हो रखा है। आप 2 सोर्स ऑफ इनकम आपके हैं, दोनों के दोनों सोर्स ऑफ इनकम आप जनता को चूज करके निकाल रहे हैं। आप ऐसा कौन सा रोड मॉडल दे रहे हैं? अपराध में मान सिंह जी, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे फ्रॉड में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, पेपर लीक होने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप भुखमरी की स्थिति देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भुखमरी के कांड आ रहे हैं। महिलाओं की, मान सिंह जी, मैं अगर आपकी बात मान भी लूं,
सुन लीजिए मान सिंह जी, मैं आपकी बात मान भी लूं तो उसका जवाब मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि गौरव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी इसका जवाब दें। अभी तक वह जुड़ नहीं पाए हमसे, लेकिन आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं मोदी, पीएम मोदी के 12 साल पूरे हो रहे हैं। वह सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो उदाहरण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सफलता का मॉडल देखना है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देखना चाहिए। सवाल फिर उठता है कि आखिर जो कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे हैं मान सिंह जी कि ये कैसा मॉडल है, लेकिन जनता को जो समझ में आ रहा है वो कुछ और समझ में आ रहा है। निपुण जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज की डिबेट में बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास से ज्यादा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एजेंडा बन चुका है? नहीं, देखिए, विकास अपनी जगह है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपनी जगह है, और मैं मानता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने भी अपनी एक पहचान बनाई है। उसका भी लाभ बीजेपी को मिल रहा है, चाहे हम उसको धार्मिक रूप से जोड़े, चाहे हम कल्चर के रूप से जोड़े। लेकिन विकास का भी जो एक हमने देखती है धारा, क्योंकि आप बात करें जब पब्लिक से तो यही बात बोलती है कि देखिए जिस प्रकार से हाईवे बन रहे हैं, तमाम तरह की चीजें डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिल रहा है। और खासतौर से युवा वर्ग में अगर हम कुछ मामले हटा दें तो इस बात को लेकर बहुत हैप्पीनेस है कि हमारे रोड डेवलप हो रहे हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी एक अलग इम्पैक्ट, देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कि अपनी जड़ों को जाने, और जड़ों को लेकर जब हम देखते हैं कि भारत के अंदर आप देखते होंगे जो रीजनल सॉन्ग्स जो होते हैं यानी जो धार्मिक गीत हैं, उस तरह के सिंगर्स भी आपके बहुत बढ़ चढ़ कर आए हैं। इसका कारण ही यही है कि लोगों में उस तरह की चेतना का डेवलपमेंट, जिसका पूरा का पूरा श्रेय या पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास जो है वो बीजेपी ने किया। बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी होती हुई दिख रही है। चलिए मान सिंह जी, अब सवाल यही उठता है कि जिस सांस्कृतिक विरासत की बात की जाती है उससे कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? जी, कांग्रेस को, एंकर महोदय, कांग्रेस को सांस्कृतिक पहलू पर कहां किसी से समस्या है? कांग्रेस ने सांस्कृतिक पहलुओं को जितना मजबूत किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किसने स्टैब्लिश किया? शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था। सुन लीजिए मान सिंह जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था जिसमें देश विरोधी बातें चलती थी। आज देश की एकता की बातें चल रही हैं। जेएनयू आपने बताया था, जेएनयू को आपने कहां लाके खड़ा कर दिया कि देश के टुकड़े होने लगे, लेकिन आज जेएनयू में देशभक्ति के नारे गूंज रहे हैं। जामिया की बात की जाए तो जामिया में देश विरोधी लोगों का अड्डा हो गया था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था, लेकिन आज जामिया राष्ट्रवाद की दोबारा पहचान साबित बन रहा है। बताया जाता है आपकी तरफ से, आपके पार्टी के लोगों की तरफ से कि राम जी मांस खाते थे, जिसका विरोध हुआ, पुरजोर विरोध हुआ, आपके नेता विरोध करते हैं। अब सवाल यही उठता है कि आपको या तो मुझे बताना पड़ेगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। एंकर महोदय, आपका कथन जो है कि आपका राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र, तो जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र है तो आप निर्मला सीतारमण जी को क्यों रखे हुए हैं? अरे कौन कह रहा है? फिर बात ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके समय में क्या होता था और आज की डेट में क्या हो रहा है। वंदे मातरम से गूंज रहा है जेएनयू, जामिया गूंज रहा है जय हिंद वंदे मातरम, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप क्या है कि आप बातों को ट्विस्ट करना चाह रहे हैं। हमारे दर्शक बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लीजिए मान सिंह जी, बातों को ट्विस्ट करके कुछ निष्कर्ष नहीं निकलना है। जो असल सवाल है, सुनिए मान सिंह जी, जो असल सवाल है जो आपकी तरफ से मैं पूछ रहा हूं, राकेश त्रिपाठी जी, विपक्ष इसे केवल राजनीतिक और चुनावी प्रोपेगेंडा बताता है, जबकि बीजेपी इसे सुरक्षा और सुशासन के नैरेटिव के रूप में पेश कर रही है। आखिर चल क्या रहा है राकेश त्रिपाठी जी? अनम्यूट कर लीजिए राकेश त्रिपाठी जी, आपकी आवाज म्यूट है। प्रसून जी, मैं पिछले 35 साल से दिल्ली में हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने पिछली भी कई सरकारें देखी हैं। जो सुरक्षा का माहौल इस सरकार में, न्यूट्रल होकर मैं बोल रहा हूँ,
जो सुरक्षा का माहौल इस सरकार में आता है वो पहले नहीं आता था। पहले मैं बता रहा हूँ, विदेश में मेरे दोस्त रहते हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं, वो कहते थे यहाँ भारत की इतनी बेइज्जती होती है, इंडिया का कोई नाम ले ले तो इतनी बेइज्जती होती है कि क्या बताएं। केजरीवाल जब अवतरण हुआ था केजरीवाल का, उसको विदेश में रहने वाले छात्रों ने हमारे पैसे वगैरह इसलिए दिए थे कि भाई तुम ही आओ कुछ अच्छा करो, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। आज मोदी की वजह से भारत की बड़ी इज्जत है। आज वही लोग कहते हैं कि हमारी राकेश जी ये विश्लेषण नहीं है, ये आपका विश्लेषण नहीं है, ये साबित विश्लेषण कर रहे हैं। मान सिंह जी, पहले तो आप राकेश जी के बारे में जान लीजिए, ये बीबीसी के पूर्व पत्रकार रहे हैं, तो आप इनके ऊपर ये नहीं कह सकते हैं कि ये सच्चाई नहीं बयान कर रहे हैं। ये सच्चाई बयान कर रहे हैं, नैरेटिव आपको सूट नहीं करेगा। राकेश त्रिपाठी जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जल्दी से एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे। यूपी के गाजियाबाद में मदरसों को सील करने की कार्रवाई, उत्तराखंड में मजारों अवैध कब्जों पर धामी सरकार के कड़े एक्शन को लेकर विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताता है। क्या ये वास्तव में विकास की जरूरत है जो अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है? राकेश त्रिपाठी जी, यही विकास का मॉडल है, धामी और यही विकास का मॉडल है, योगी का, दोनों का ये एक मॉडल है, भय बिन होए न प्रीत। आज देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 2022 का जब इलेक्शन हुआ था और जिस दिन नतीजे आए, हम अपनी सोसाइटी के बाहर वॉक करने निकले, हमने एक कपल को आपस में बातचीत करते हुए सुना कि अब हम अपने बच्चों को बाहर खेलने भेज सकते हैं। ये वो बात कर रहे थे। आप देखिए क्या एहसास होता है, सुरक्षा का एहसास किसी के आ जाने से योगी ही रहेगा। ये एहसास कितना बड़ा है, वो अखिलेश यादव क्यों नहीं दे पाए, वो दूसरी सरकारें क्यों नहीं दे पाई? ये एहसास सबसे बड़ी चीज है साहब। पार्टी की बात छोड़ दीजिए, ये एहसास पहले क्यों नहीं हुआ? राकेश त्रिपाठी जी, आपकी बात 100% सही है। मान सिंह जी, ये मान लीजिए, जो पहले गाजियाबाद और नोएडा अपराधियों के लिए कुख्यात था, आज विकास के लिए फेमस हो रहा है। मान सिंह जी, आप राकेश जी, मैं आपसे कहूं, उस एहसास को आप समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप अपनी कॉलोनी तक ही सीमित थे, आप अपनी सोसाइटी तक ही सीमित। मान सिंह जी, दिक्कत ये है कि आपको जब कोई आईना दिखाता है तो आप उसको, या तो आप कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को जानते नहीं। राकेश त्रिपाठी जी देश दुनिया घूमे हुए हैं, इतने देशों की यात्रा की है जितनी अभी आपके पासपोर्ट में मुहर नहीं लगी होगी। बड़े भाई को नमस्कार भी कर रहा हूं, लेकिन तथ्य जो है, तथ्य जो मैं बता रहा हूँ, अगर राकेश जी बुलडोजर ही कानून व्यवस्था का एक उदाहरण स्थापित करना चाहता है, जब कानून व्यवस्था उसी पैमाने पे सुधरेगी तो उसका प्रयोग करने में किसी को नहीं हिचकना चाहिए। आप दोनों, आप तीनों लोग इस खास चर्चा में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए समय के साथ।